हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम लोग थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ठीक, तो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का जो मेन फंक्शन है उसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? चाहे कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उसके लिए एक बेसिक फंडा ये होता है। अब आप ये मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, और उस कंटेनर के अंदर गैस है। अलग अलग तरह की गैसेज हैं। एक रेड गैस है, ब्लैक गैस है और ब्लू गैस है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, तो मेरे पास मान लो ए गैस है, ठीक, बी गैस है, ठीक, और एक सी गैस है। तो जब तीन गैसेस हैं, ठीक, अब इस जार के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। अब इस पिस्टन को मैं पुश करूंगा नीचे और मैं ये देखूंगा कि कहां तक मैं ये गैसेस को पुश कर सकता हूं। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि इन गैसेस का जो प्रेशर होगा, ठीक, और जो पिस्टन का प्रेशर होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, अब टोटल गैसेस यहाँ पे हैं तो उनका एक प्रेशर निकल के आया है, ठीक, उसको हम लोग टोटल गैस प्रेशर बोल दिया हमने, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक पर्टिकुलर ए या बी या सी, इन तीनों में से किसी एक गैस का प्रेशर कितना हो गया, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का अगर प्रेशर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस टोटल गैस प्रेशर में, कितना कंट्रीब्यूशन है उस एक इंडिविजुअल गैस का, उसको हम लोग मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। मतलब पार्शियल प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल गैस प्रेशर में इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब जो भी आप गैस इनहेल कर रहे हो तो वो एयर है। एयर में हमें मालूम है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत कुछ है। उसी तरह से हमारे सर्कुलेशन के अंदर भी बहुत सारी गैसेस हैं डिसॉल्व। ठीक, तो वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब मैं ये पूछूं उस ब्लड, और हाँ, ब्लड के अंदर अलग अलग गैसेस डिसॉल्व है। ठीक, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर मान लो अब मैंने यहाँ पे एक फ्लूइड डाल दिया, ठीक है, ब्लड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करने के लिए उतना ही प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो उतने क्वांटिटी पे वो गैस डिसॉल्व हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में अगर आपको गैस को डिसॉल्व करना है, आपको उसके पार्शियल प्रेशर से उसको इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर तक आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल गैस का, ताकि वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। और किसी गैस को फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व करना, उसका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रिएट करके ही हम उस गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं उस सॉल्वेंट में। तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रख के अब हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये मालूम है, जैसे मान लो कि ये कैपिलरी सिस्टम है, सिस्टेमिक कैपिलरीज है, ठीक, और लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट से एओर्टा आया, आर्टीरियल ब्लड आया, और ब्लड होता हुआ टिश्यूज के थ्रू होता हुआ कैपिलरी सिस्टम से होता हुआ जो भी न्यूट्रिशन चाहिए था टिश्यूज को दे दिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो टिश्यू से कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो गया, और फिर वीनस साइड से राइट हार्ट में ब्लड ड्रेन हो गया। और हमें मालूम है कि सेल्स जब काम करती हैं, सेलुलर लेवल पर जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, तो जब हम लोग रेस्टिंग फिजिकल स्टेट में नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है अगर, तो बेसिकली आपके जो सेल्स होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म करती हैं, ठीक, मतलब एनर्जी बनाती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें मालूम है कि ऑक्सीजन लगता है, ठीक, और ऑक्सीजन के साथ हमें मालूम है कि हम ग्लूकोज यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ये जब रिएक्शन होगी तो एंड प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन
मेन चीज़ ये है कि ये जब रिएक्शन होती है तो जो एडीपी मॉलिक्यूल होता है वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास एनर्जी बन के आती है। तो ये बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि सेलुलर लेवल पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, सेल्स के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल्स में एक्यूमुलेट हो रहा होता है। तो और हमें ये मालूम है कि एक और स्टेटमेंट है, मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक और बेसिक फैक्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 27 टाइम्स मोर soluble than oxygen, 27 times more। ये टर्म ये फैक्ट हमें याद रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है 27 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना सेल के अंदर, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स के मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लिपिड सॉल्युबल। तो ऑटोमेटिकली इंटरस्टिशियम में क्या ज्यादा होने लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरीज में आ जाएगा। ठीक, अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं आपको आर्टीरियल साइड की बात बताऊं, तो आर्टीरियल साइड में जो ब्लड होता है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अराउंड 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। ठीक, और एक और चीज़, और जो वीनस साइड पे होता है, वीनस साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 46 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। एक ये चीज़ हो गई। तो लॉजिक सी ही बात है कि जाहिर बात है जब ब्लड टिश्यू से होके वापस वीनस के थ्रू जाएगा वापस, तो जो वीनस ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हमने टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको हमने ब्लड में अब्जॉर्ब करके डिजोल्व करके आगे ले गए। तो जाहिर बात है 40 से ये इंक्रीज हो गया 46, पहली चीज़। ठीक, हमें एक और चीज़ समझनी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कितना कंटेंट, ठीक, 100 ml में कितना कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml ब्लड में कितना होता है, तो वो अराउंड 48 ml पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब हो गया 100 ml। तो जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 48 ml पर डेसीलीटर होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन वीनस साइड पे, जो वीनस साइड है उसके तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो जाहिर बात है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से अब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके अंदर कितना कंटेंट होता है? 52 ml पर डेसीलीटर। ठीक, अब हमें ये देखना है, कुछ चीज़ें ये समझनी होंगी कि कैसे किस किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है। पहले ये चीज़ हम देखते हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड किस किस तरह से डिसॉल्व हो सकता है या प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि सारा डिसॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जो टाइप्स, जिस जिस तरह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उन्हें हम यहाँ लिस्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर रखे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म्स होते हैं, तो बेसिकली 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन अप फ्रॉम द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, और जो 5% है वो डिजॉल्व फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व कर दिया गया है, और जो बचा हुआ 5% है कार्बामीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम एक एक करके इनको यहाँ देख लेते हैं। तो जो बेसिकली आरबीसी होता है, सब ये जानते हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी फंक्शंस हैं कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के और भी फंक्शंस होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक आरबीसी बनाया मैंने, ठीक, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके सेल के अंदर भी आ जाएगा, आरबीसी के अंदर भी आ जाएगा। आप ऐसे समझो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा होता है ना, तो जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो 40 mmHg तक पहुंच जाए, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होने लगेगा, क्योंकि जो गैसेज होती हैं दे गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरस्टिशियम में कलेक्ट होने लगेगा, फिर इंटरस्टिशियम से ब्लड में कलेक्ट होने लगेगा। अब ब्लड में जब CO2 का लेवल 40 mmHg के पास जाने लगेगा, तो धीरे धीरे आरबीसी के अंदर भी जाने लगेगा। तो जब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को और H2O को मिला के
कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड हमें मालूम है फिर टूट जाता है, किस में टूटता है, HCO3 माइनस और H प्लस आयन में। तो जो यहाँ इस तरह से हमारा क्या हो गया, जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन साथ में और क्या रिलीज हुआ, H प्लस रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आरबीसी के अंदर है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्टिंग विद वाटर टू कैटलाइज अ रिएक्शन। ठीक, और वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर इसी एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और प्रोटॉन में। अब हम लोग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बड़ा डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये हमारा आरबीसी, ठीक, तो आरबीसी के अंदर गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। और आरबीसी के अंदर एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, कैटलाइज करता है। लेकिन जब ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड फिर वापस डिसोसिएट होके H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है, और वो भी क्या करता है, इसी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों रिएक्शंस को कैटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, और हमें मालूम है कि जब ये बढ़ने लगेगा तो प्लाज्मा में ऑटोमेटिकली कुछ सिंपल आयोनिक चैनल्स के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स इज टेकन अप बाय द आरबीसीज एंड इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसका मतलब प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट आयंस लंग्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि 90% बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही लंग्स तक पहुंचेगा। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब H प्लस जो बना उसका एक ड्रॉबैक है। H प्लस बहुत खतरनाक चीज है, प्रोटॉन्स आर द डेंजरस, क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे डैमेज कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ऑर्गेनल्स को डैमेज कर सकते हैं, बहुत कुछ डैमेज कर सकते हैं। तो इस H प्लस को हमें स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम ये देखते हैं H प्लस कैसे स्टेबलाइज होता है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, हमें ये मालूम है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, अब ये मैंने एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया, मान लो एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्योंकि, लेकिन ये तो मोनोमर बनाया मैंने, लेकिन अब मान लो कि एक ये मोनोमर सारे हीमोग्लोबिन के साथ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक होता है। तो मैंने एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाया रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो जो उसका ग्लोबिन वाला पार्ट होता है ना, उसमें पॉकेट्स होते हैं। ठीक, और ये वाला जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, इट्स अ पेप्टाइड मॉलिक्यूल, और ये कुछ ऐसे एमिनो एसिड से बना होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड्स होते हैं इनके। ठीक है, तो जो H प्लस होता है इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन ने क्या किया, इस प्रोटॉन को पकड़ लिया, क्योंकि हमने ये देखा कि इस रिएक्शन में जो भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसको तो स्टेबल करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रलाइज कह लो या स्टेबल कह लो, तो वो हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया, इन प्रोटॉन्स को पकड़ के अपने साथ रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यही ब्लड जो है अब कार्बोनेटेड, अब बाइकार्बोनेट आयंस भी बन गए, 90% ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और एक और चीज, अब सिंस यहाँ पे प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा फ्लूइड में अगर 40 mm Hg हो गया, तो धीरे धीरे ये इसमें डिसॉल्व होगा, क्योंकि कैपेसिटी ब्लड की 46 तक है मान लो। तो इतना पार्शियल प्रेशर अचीव करने तक और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि 5% गोज इन द फॉर्म ऑफ, इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व फॉर्म। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ही जो है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा फ्लूइड में। एक तो ये चीज हो गई। अब हमने ये दोनों चीज देख ली। अब हम लोग ये देखते हैं कि कार्बा अमीन्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, तो हीमोग्लोबिन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोबुलिन वाला पार्ट होता है ना, तो हमें ये मालूम है कि एक एंड पे हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे अमीन ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो अमीन वाला ग्रुप होता है ना, यहां से हटा के ऐसा कुछ अमीन में ये जुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे देखो ये CO2 है, तो ये CO2 अमीन वाले ग्रुप से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो
इस तरह से भी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेता है, तो उस फॉर्म को हम लोग कार्बामीन कहते हैं। तो 5% कार्बामीन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब रिवाइज कर लेते हैं। 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज liberated by the tissues through aerobic respiration or cellular metabolism is given into the plasma fluid. ठीक, the blood coming from the arterial side takes up the carbon dioxide. The primary function for the carbon dioxide transportation is done by the RBCs. RBCs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जितना ही ऑक्सीजन में है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसके अंदर, और ये साइकिल चलेगी और बाइकार्बोनेट आयंस बनाएगी। तो जो प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन्स को डैमेज उनको डैमेज, जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनको डैमेज ना करने के लिए, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को पकड़ लेता है, कैप्चर करके रखता है अपने पास। तो एक तरह से ये बफरिंग भी कर रहा है, क्योंकि अगर H+ ऐसे ही सिक्रीट कर दिया मैंने ब्लड में, तो ब्लड का पीएच गिर जाएगा, और जब ब्लड का पीएच डाउन हो जाएगा तो हमें मालूम है एसिडिक ब्लड में एंजाइम्स सही से काम नहीं करते, और सारे बॉडी में जो सेलुलर लेवल पे जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो काम करना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इस H+ को पकड़ के रखना जरूरी है सेल के अंदर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इस H+ को पकड़ के रखता है। ठीक, एक चीज ये हो गई। 5% इन डिसॉल्व फॉर्म, तो धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में बढ़ेगा, और जैसे ही 46 पे रीच करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में प्लाज्मा फ्लूइड के अंदर 5% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा। 5% जो बचा हुआ और है वो कार्बामीन के फॉर्म में जाएगा, जो कि हीमोग्लोबिन के चेन के साथ डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड अटैच कर लेगा अमीन साइड से। तो ये सारा अब लंग्स की तरफ आएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लंग्स की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक, यहाँ पे टिश्यू वाले लेवल पे देख लिया हमने, अब हम लोग इसको यहाँ लाएंगे। अच्छा, एक और फंडा है कि अगर मान लो ये प्रोसेस कैरी ऑन हो रही है आरबीसी के अंदर, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सेल की न्यूट्रल सेल है, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो सकती है सेल की। क्यों? क्योंकि जो HCO3- है वो सेल के बाहर जा रहा है, और सेल के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, H+। तो सेल की इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है सेल, कि जो HCO3- होता है ना, बाइकार्बोनेट आयन, वो एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाहर HCO3- दे देता है, अंदर क्या ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है। तो क्लोरीन आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लोरीन आयन होता है वो सेल के अंदर चला जाता है इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू। तो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंजर है ये, ताकि अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही अंदर नेगेटिव भी रहा है, क्योंकि हम लोग HCO3- बाहर फेंक रहे हैं, तो कुछ तो बैलेंस करने के लिए अंदर नेगेटिव होना चाहिए। तो क्लोराइड आयन इसको बैलेंस करके रखता है। तो आरबीसी की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होती है।